अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप हर लकीर जो हम बना के बता रहे हैं उन लकीर को गौर से देखें और कोशिश करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों के हाथ में इस लकीर को चेक करें और जो चीज़ हम बता रहे हैं इस चीज़ को देखें कि हम जो बता रहे हैं वो बात सही है या नहीं है, ठीक है। और आप किसी का अगर हाथ देखें तो आप उसको कमेंट्स ना करें कि भाई यूँ कर लो या यूँ कर लो। पहले आप अच्छी तरह सीख लें, समझ लें, उसके बाद फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपने हाथ को भी चेक करें कि आपके हाथ की लकीरें ऐसी हैं। आज मैं आपको एक ऐसा हाथ बना के बता रहा हूँ कि जो गदागर था, क्लिफ्टन के अंदर भीख मांगा करता था और भीख भी वो किस तरह मांगा करता था कि वो बिल्कुल जो नहीं समझो कि नीचे गिर जाता था और साथ में उसने एक चादर बिछाई होती थी, उसके ऊपर गिर जाता था और गिरकर एक ही आवाज़ उसके मुंह से निकलती थी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, इस तरह की आवाज़ें निकालता था। और आने जाने वाले जो ना वो रहम खाकर उसको जो नहीं पैसे वो दे के जाते थे और वो नोट जो है ना वो साइड पे कर लिया करता था। नोट जो होते थे वो साइड पे कर लेता था और सिक्के बाहर छोड़ देता था। तो मुझे उसका हाथ देखने का इत्तेफाक हुआ कि वहाँ एक फ़्रूट वाला हुआ करता था एक ज़माने में, झंडा खान उसका नाम था, फ़्रूट वाले का नाम था झंडा खान। तो उसकी दुकान के जनी करीब में ये फ़कीर होता था, तो वो फ़कीर कभी पानी पीने आ जाता था, कभी क्या। तो वो बिल्कुल जनी माजूर बना हुआ था, ऐसा लगता है उसकी टांगें टेढ़ी हैं, बिल्कुल ना यूँ लगता था टेढ़ी हैं और बिल्कुल जब चलता था तो यूँ झूम के चलता था कि भाई अभी गिरा इस तरह। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हमें रहम आता था, हम खुद जाके जब पानी के लिए कहता था तो हम खुद जाके उसको पानी पिला देते थे कि बेचारा तकलीफ़ में ना आए। तो मुझे उसका हाथ देखने का इत्तेफाक हुआ, तो उसका हाथ किस तरह का था और उसके हाथ की लकीरें किस तरह की थी मैं आपको बना के बताता हूँ और फिर उसकी पूरी रियल स्टोरी भी सुनाता हूँ। सबसे पहले उनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर थी वो काफ़ी जनी लंबी और गहरी लकीर थी ये, और ये उभारे ज़ोरा जो है ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ था, जैसे सूजा हुआ, बहुत ज़्यादा फूला हुआ, ये उभार जनी फूला हुआ। इससे मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जनी हुस्न परस्त होते हैं, यानी हुस्न परस्त किस्म के लोग होते हैं और ऐसे लोग गर्म जोश होते हैं, ऐसे लोग दोस्त बहुत बना लेते हैं, ऐसे लोगों के दोस्त बहुत बन जाते हैं और ये लोग जनी महफिल में खुश रहते हैं और तनाई में ये लोग बेजार हो जाते हैं। इसकी जो दिमागी लकीर थी वो इतनी बड़ी और बिल्कुल सीधी जनी जा रही थी कलाई से बाहर की तरफ, यानी बिल्कुल कलाई से बाहर की तरफ जा रही थी दिमागी लकीर। और जो दिल की लकीर थी वो लकीर जनी इसके हाथ में जो थी वो काफ़ी लंबी लकीर थी यूँ। और उसके बाद जो इनकी किस्मत की लकीर थी वो बिल्कुल सीधी जनी यहाँ जा रही थी कामयाबी की लकीर की तरफ। सेम जनी इस तरह का हाथ था, ये जो मैंने लकीरें आपको बना के बताई इस तरह का हाथ था। तो कभी कभी हमारी उससे गपशप भी होती थी, तो मैं उससे पूछता था कि तुम्हारी टांगों को क्या हुआ, तो वो कहता था पैदाइशी ऐसा है। तो मैंने कहा आपने इलाज क्यों नहीं करवाया, तो उसने कहा यार बहुत इलाज करवाया लेकिन नहीं हुआ, बस मजबूर हूँ। तो उस ज़माने में जनी वहाँ किसी का झगड़ा हो गया, जहाँ वो फ़कीर होता था मैं भी जाके झंडा खान के पास बैठा ही था, उसने चाय का ऑर्डर दिया ही था, तो अचानक दो बंदे जो ना आपस में लड़ने लग गए उसी के करीब ना जहाँ फ़कीर होता था उसके करीब। लड़ते वो झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि एक बंदे ने पिस्टल निकाला और उसने फ़ायर कर दिया। उसने पिस्टल निकाला और फायर किया। फायर के बाद मेरी नज़र फौरी पड़ी उस गदागर के ऊपर और मेरी ये सोच थी कि यार इसको यहाँ से हटा लूँ कि इसको गोली ना लग जाए। तो मेरी नज़र पड़ी उस गदागर पे, तो यकीन करना वो गदागर इतनी स्पीड से भाग रहा था समुंदर की तरफ कि मैं उसकी स्पीड देख के ख़ुद परेशान हो गया।
نہ اس کی لاتوں میں کوئی فالٹ تھا نہ کچھ تھا، اور بڑی اسپیڈ میں بھاگ رہا تھا کہ جیسے آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو کھلاڑی کیسے گیند کی طرف بھاگتے ہیں، بالکل اس طرح بھاگ رہا تھا، اور اس کی دونوں بیساکھیاں وہاں پڑی رہ گئی، اور جو چادر بچھی ہوئی تھی، جو کٹورا تھا، وہ وہیں رہ گیا۔ اچھا، جنہوں نے فائر کیا، جس کے اوپر فائر کیا، یہ لوگ تھوڑے لڑے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ لیے، کوئی ایک طرف نکل گیا، کوئی دوسری طرف نکل گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ بھئی یہ فقیر اتنا تیز چلا اور ایسے چلا، اس کی وہ لاتیں بالکل کام نہیں کرتی تھی، کیسے اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کی لاتیں اچانک کیسے ان میں جان آ گئی، کیسے اس کی لاتیں ٹھیک ہو گئی، کیا ہوا؟ میں خود پریشان۔ اچھا، پھر میں نے کیا کیا، اس کی بیساکھیاں اور اس کا وہ جو کپڑا تھا وہ، اور وہ جو کٹورا وغیرہ اس نے رکھا ہوا تھا، جام جیسے ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا، وہ میں نے اٹھا کے لا کے جھنڈا خان کو دیا۔ میں نے کہا بھائی کل یہ آئے، اس کو دینا نہیں، میں آؤں گا پھر اس کو یہ دینا ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا نا، تو اس کا ہاتھ اس طرح تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معذور تو ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ معذور ہے تو اس کے ہاتھ کی لکیریں اتنی اچھی کیوں ہیں؟ اس کا کوئی زندگی کے لکیر میں کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ مجھے اپنے علم پہ شک ہونے لگا۔ میں نے کہا میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا دن جب ہوا تو وہ فقیر واپس آ گیا۔ فقیر واپس آیا اور رکشے میں اس کو جنی سہارا دے کے رکشے والے نے اس کو اتار کے ادھر بٹھایا، تو وہ جنی بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو فروٹ والے نے حسب روایت جس طرح وہ جو بھی آتا تھا اس کے لیے چائے منگا لیتا تھا، جاننے والا، تو اس نے اس کے لیے چائے منگائی۔ اتنے میں میں بھی آ گیا تو میں نے اس فقیر سے بھی ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا کیسے ہو تم یار، ٹھیک ہو؟ بولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو میں نے کہا آج بیساکھیاں نہیں لائے؟ ایسے میں نے انجان بن کے میں نے کہا آج تمہاری بیساکھیاں نہیں ہیں کیا، آج چھٹی کرو گے کیا؟ اس نے کہا نہیں، بیساکھیاں یہاں رہ گئی تھی، تو یہاں لڑائی ہو گئی تھی، تو میں ایک رکشے میں بیٹھ کے نکل گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا دیکھو ایک میری بات یاد رکھنا۔ بولا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ ہمارے دوست تو ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے آپ کو اتنی اسپیڈ میں بھاگتا ہوا دیکھا کہ کوئی معذور تو کیا اچھا صحت مند بھی اس طرح نہیں بھاگ سکتا جس طرح تم بھاگے ہو۔ یہ کیا کہانی ہے، کیا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ بھائی جان ایسا ہے کہ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، بڑی کوشش کی، اور پھر جگہ جگہ نوکریوں کے لیے جاتا رہا۔ کہیں جاؤں تو کوئی 6,000 تنخواہ بتا رہا ہے، کوئی 8,000 بتا رہا ہے، کوئی 3,000 بتا رہا ہے، کوئی 4,000 بتا رہا ہے، اتنی تنخواہ بتا رہے ہیں۔ اور کسی جگہ جنی پکی سروس یا اس کے لیے جاتا ہوں تو لوگ پیسے مانگتے ہیں، اور پیسے میرے پاس ہیں نہیں کہ میں دوں، اور اتنی تعلیم حاصل کی، اتنا کچھ کیا، تو اب بھی اگر پیسے دے کر اگر بھرتی ہوں یا پیسے دے کے کوئی کام کروں تو بہتر ہے کہ نہ کروں۔ پھر میرے ذہن میں یہ آیا تو میں نے یہ کام شروع کیا، اور آج اللہ کے فضل سے کہنے لگا بنارس کی طرف میرا اپنا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی پتہ نہیں وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، واللہ علم، میری پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ تو پھر میں نے اس کو کہا ابھی جو نا تم ایسا کرو کہ مجھے کھڑے ہو کر دکھاؤ صحیح طریقے سے۔ کھڑا، میں نے کہا تم تو بہت بڑے ایکٹر ہو یار، تمہیں اداکار ہونا چاہیے، اتنا بڑا فن تمہارے پاس ہے کہ تم سیدھی لاتوں کو ٹیڑھا کر لیتے ہو ایک دم، اور بالکل ٹیڑھی ہو جو چلتے بھی ایسے ہو کہ جس سے ریئل تم کسی تکلیف میں ہو۔ تو یہ اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھیں، یہ اور اس کے ناخن جو تھے وہ پتہ کس طرح تھے؟ ناخن اس کے فنکارانہ تھے، یعنی ایسے لوگ ہنر، آرٹ یا ذاتی کاروبار، اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، نوکری اور ملازمت سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو اس ہاتھ کو غور سے دیکھیے گا، اگر ریئل کوئی معذور ہو یا کچھ ایسا ہو تو اس کے ہاتھ میں ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، زندگی کے لکیر میں کوئی مسئلہ ہوگا اس میں۔ حالانکہ اس کی دماغ کی لکیر بالکل صاف تھی، اور دل کی لکیر کافی بڑی، اور یہ ابھرا ہوا ہے، یعنی اس کے کئی دوست ہیں، کئی وہ ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ رکشے میں بیٹھ کے جاتا تھا، آگے جا کے اس نے کہیں ڈریس رکھے ہوا تھا، اپنا ڈریس چینج کرتا تھا اور گھر چلا جاتا تھا۔ جب دوسرے دن آتا تھا وہ ڈریس اور وہ بیساکھیاں اٹھا کے پھر آ جاتا تھا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہم نے جو نا تمہاری بیساکھیاں یہاں رکھ دی تھی، یا رکھ دیا تھا۔ تو ایک ہفتہ پر تو وہ آتا رہا، اس کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا بیت کھل گیا تھا۔ اب پتہ نہ جانے کسی شہر میں، کسی علاقے میں وہ شاید کچھ کر رہا ہو، لیکن پھر میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ تھا اس کا ہاتھ، اور اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھیں، اور اگر کوئی ایسا معذور نظر آئے تو اس کے ہاتھ میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم زندگی کی لکیر میں نظر آئے گا۔ اگر ایسا ہاتھ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا ہمیں سوال کیا ہے محمد عمران صاحب نے سوال کیا ہے کہ فیوچر کیسا ہوگا۔
यानी आने वाला वक्त मेरा कैसा होगा। आने वाला वक्त प्यारे दोस्त ऐसा है कि आप मुल्क से बाहर के एक सफ़र करेंगे, वो सफ़र आपका कामयाब होगा और उसके बाद आपके पास बहुत दौलत आएगी और उसके बाद कामयाबी के दरवाज़े आपको खुल जाएंगे और आपको बहुत से मामलात में कामयाबी मिलेगी और दिली ख्वाहिशात पूरा होने का काफ़ी इम्कान है। उसके बाद सवाल किया है सुमेरा परवीन ने, मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं, मेरे और मेरे शोहर के बीच में वो रिश्ता नहीं है, वो रिश्ता नहीं बन पाया, क्या आप ये बता सकते हैं क्या मेरे बच्चे होंगे या नहीं? और दूसरी बात यह है कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। देखें, आप कोशिश करें कि इस शादी को चलाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि शौहर के साथ वो लिंक बनाने की भी कोशिश करें। दूसरी रही कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी, तो आपके हाथ में शादी टूटने की कोई अलामत मुझे नज़र नहीं आती। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि कोशिश करें कि इस मामले को, जो भी आप दोनों के दरमियान कोई मामला है या कोई बात है, उसको हल करने की कोशिश करें। और आपके हाथ में 2 औलादों की अलामत मौजूद है, जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है। उसके बाद अगला सवाल किया है असद ने सरगोदा से, सर मेरे बिज़नेस या जॉब में से क्या सही रहेगा? आप कोशिश करें प्यारे भाई कि आप जॉब करें, उसमें भी आप कामयाब हैं, और अगर आप बिज़नेस करें उसमें भी आप कामयाब हैं। उसकी वजह क्या है कि एक तो आपकी किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है, दूसरी बात यह है कि आपकी दिमागी सलाहियतें अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हैं, और ऐसे लोग बहुत नाम और बहुत मुकाम बनाते हैं। और आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा। उसके बाद अगला सवाल किया है जावेद ने एबटाबाद से, सर मैं साउथ अफ्रीका आया हूँ, कर्ज़ बहुत हो गया है, कर्ज़ कब उतरेगा? ये कह रहे हैं कि मैं साउथ अफ्रीका आ गया हूँ, कर्ज़ बहुत हो गया और ये कर्ज़ कब उतरेगा? प्यारे दोस्त, ये 2019 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस साल में आप कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह के फजल से कर्ज़ उतर जाएगा और आने वाला 2020-2021 आपके लिए बहुत अच्छे साल होंगे और उसके बाद बड़ी अच्छी पोजीशन होगी। अगला सवाल किया है मुजतबा अली ने लाहौर से, शादी कब होगी और कैसी रहेगी? दौलत आएगी या नहीं? आपकी शादी कामयाब रहेगी, आपकी शादी अपनों में होगी और शादी के बाद आपकी किस्मत बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि शादी के बाद बड़ी कामयाबी मिलेगी और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उसके बाद सवाल किया है आसिम ख़ान ने रावलपिंडी से, बहुत इलाज करवाया, औलाद नहीं हो पा रही, मेरी औलाद होगी या नहीं? आप इस तरह करें आसिम भाई कि आप अपना और अपनी बीवी के हाथ के फ़ोटो भेज दें। जो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है उसमें अपनी बीवी के और अपने हाथ की जो ना वो तस्वीर भेज दें, उसको हम देखेंगे और फिर हम आपको जवाब देंगे, ठीक है? क्योंकि और दूसरी बात याद रखिएगा कि हाथ की तस्वीरें अगर आपने व्हाट्सअप के ज़रिए भेजनी है या पूरा हाथ दिखाना है तो 3 तस्वीरें, एक तस्वीर यानी बिल्कुल सीधी इस जगह की, एक इस जगह की और एक इस जगह की, दोनों हाथों की, यानी एक हाथ की 3 तस्वीरें होंगी तो 2 हाथ की 6 तस्वीरें। फिर आपको जवाब मिलेगा। आपके हाथ में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि औलाद ना हो। उसके बाद अगला सवाल किया है एरम ने कराची से, मेरा एक निकाह होकर टूट गया है, दूसरा कब होगा? आपकी शादी 2021 में होती हुई नज़र आ रही है और शादी कामयाब होगी। इसी तरह प्यारे दोस्त आप लोग सवाल करते रहें और हम आपके सवालों को जवाब देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।